थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं एक बार फिर घबरा गई। मुझे लगा कहीं फिर से, लेकिन मैंने खुद को संभाला और उठी। मैंने दरवाजे के छेद से झांक कर देखा। बाहर कथित दोस्त की पत्नी खड़ी थी। मेरी जान में जान आई। मैंने हौले से किवाड़ खोला। वह औरत घबराते हुए कमरे में प्रविष्ट हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह इस तरह? वह बोली, इनकी तबीयत कुछ खराब लग रही है। 1 घंटे से बेचैनी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन मैंने इंतजार किया। मैंने सोचा तुमको परेशान ना करूं, लेकिन अब तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, इसलिए तुमको परेशान किया है। नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मुझे क्या करना है? आप थोड़ी देर उनके पास बैठ जाइए, मैं दुकान पर जाकर के उनके लिए दवाई लेकर आती हूँ। मैंने इस बात के लिए रमेश की परमिशन चाही और उसे हिलाया, लेकिन रमेश शराब के नशे में कुछ ज्यादा ही धुत था। शायद इसलिए मेरे हिलाने डुलाने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर मित्र की पत्नी मुझ पर लगातार दबाव बना रही थी। जल्दी करिए, जल्दी करिए, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, कहीं ऐसा ना हो उन्हें कुछ हो जाए। मैं कसमकस में थी। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन रमेश की स्वीकृति के बाद। मगर वो मेरे प्रयासों की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। मेरे पास अब कोई चारा न था। मैंने बगैर कुछ सोचे अब उसकी बात मान ली और उसके पति वाले कमरे में प्रवेश कर गई। मेरे अंदर घुसते ही वो औरत मुझे थैंक्स बोलकर अंधेरे में गुम हो गई। मुझे कमरे में बैठे बैठे करीब 15 से 20 मिनट हो गए थे। उनका मित्र बेसुध सोया हुआ था। उसको देखकर मुझे एक बार भी नहीं लगा कि उसकी तबीयत खराब है। मेरे दिमाग में एक बार शक की घंटी बजी, लेकिन फिर भी मैं उस औरत की बात पर विश्वास कर वहीं बैठी रही। मुझे लगा हो सकता है नींद आने की वजह से इस वक्त इन्हें कुछ आराम आ गया हो। मैं बड़ी बेसब्री के साथ उस औरत का इंतजार कर रही थी। सुबह के 5 बजने वाले थे। अब लोगों का आना जाना भी उस गली में शुरू हो गया था। मुझे डर लगने लगा कि अगर किसी ने मुझे इस आदमी के साथ इस कमरे में अकेले देख लिया तो क्या सोचेगा। और कोई सोचे तो सोचे, लेकिन अगर रमेश जाग गया तो उसने मुझे इस तरह से अपने मित्र के कमरे में अकेले देख लिया तो क्या सोचेगा। ये डर मुझे खाए जा रहा था, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी को पूरा कर रही थी। करीब 1 घंटा हो गया, उस औरत का कहीं पता न था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी जान में जान आई। चलो देर से ही सही, लेकिन वह औरत वापस आई तो। मैं दरवाजा खोलने के लिए उठने ही वाली थी कि तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं घबरा गई क्योंकि सामने रमेश खड़ा था और उसका चेहरा लाल पीला हो रहा था। तुम इतनी रात में और इसके पास वह भी अकेले? उसने एक साथ कई प्रश्न दाग दिए जिनका मेरे पास शायद कोई उत्तर न था। मैं हड़बड़ा गई। डर के मारे मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और संभालते हुए कहा, असल में आपके दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी और इनकी पत्नी दवा लेने बाहर गई हैं। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि आप इनका ख्याल रखो। मैं दवाई लेकर आ रही हूँ। अच्छा, ये तो कुछ और ही कह रही है। कहते ही रमेश एक तरफ को हटा। उसके ठीक पीछे उसके दोस्त की वही पत्नी खड़ी थी। उसकी पत्नी को रमेश के साथ खड़े देख मेरा माथा ठनका। इतने सारे प्रश्न मेरे सामने खड़े हो चुके थे और मेरे पास किसी एक का भी प्रश्न का उत्तर न था। सवाल और जवाबों का दौर एक बार फिर चालू हुआ। मैं निरुत्तर थी और मजे की बात यह थी कि वह कथित पत्नी मेरी ओर से नहीं बोल रही थी। तब तक रमेश के उस दोस्त को भी होश आ चुका था। वह बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा था। अब एक तरफ 3 पक्षकार थे और इधर मैं अकेली। मैं क्या करती? शायद एक खतरनाक षड्यंत्र की गिरफ्त में आ चुकी थी। उस तिकड़ी के बीच में जितना अपने को प्रूफ करने की कोशिश कर रही थी, उतना ही फंसती जा रही थी, क्योंकि वास्तविकता से ये तीनों बहुत दूर थे। इनका मुख्य उद्देश्य मुझे फंसाना ही था, तो मेरी बातों को मानना कैसे संभव था। मैंने रमेश को बताया, रमेश प्लीज मेरी बात सुनो। उनकी भौहें तनी हुई थीं। वह गुस्से में एकदम लाल दिख रहा था। मैंने उसे समझाने की चेष्टा की, रमेश मैं जानबूझकर तुम्हारे दोस्त के कमरे में नहीं गई। तुम ही बताओ मैं क्यों वहां जाती। वह तो उनकी पत्नी ने मेरे पास आकर के मुझसे रिक्वेस्ट की कि उनके पति की तबीयत नासाज है, मुझे दवाई लेने के लिए बाहर जाना है, तो क्या थोड़ी देर के लिए तुम मेरे पति के पास रह सकती हो। और रमेश मैंने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की। मैं चाहती थी कि तुम वहां जाओ, इसलिए मैंने तुमको काफी हिलाया डुलाया, लेकिन तुम नहीं उठे। और इधर उन्होंने
मुझे अपने पति की खराब तबीयत का हवाला दिया। मैं कशमकश में आ गई थी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन चूंकि किसी की तबीयत का सवाल था, तो मानवता के नाते मैंने इनकी बात मान ली और मैं कुछ देर के लिए उस कमरे में चली गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे जाने के बाद इनको इतना समय लग जाएगा। मैं 1 घंटा उस कमरे में बेचैन रही। मैं इनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन ये उस कमरे में वापस नहीं पहुंची। और जब तुम मुझे ढूंढते हुए इस कमरे में आए, साथ ही ये भी तुम्हारे पीछे खड़ी मिली, अब मैं क्या करती? और तुमने मुझे इस कमरे में देखते ही इतने सारे प्रश्न खड़े कर दिए कि मैं और भी घबरा गई। मुझे इस औरत से उम्मीद थी कि औरत होने का फर्ज ये तो कम से कम निभाएगी ही, लेकिन शायद मैं गलत थी। मेरी तरफ से अगर ये एक शब्द भी बोल देती तो मैं इनका एहसान मानती, लेकिन नहीं, ये तो और भी मुझे फंसाने पर लगी हैं। अच्छा, मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगी? मेरा तुमसे क्या वास्ता है? पहली बार तो हम लोग मिले हैं, और फिर तुमको फंसाकर मुझे क्या मिलने वाला है? अचानक से दोस्त की बीवी तुनक कर बोली। रमेश भी उसकी तरफ से ही बोला, हाँ, इस बात का जवाब दो, तुम्हें फंसा के इनको क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता कि मुझे फंसाकर इनको क्या मिलेगा या आपको क्या मिलेगा, लेकिन एक बार मेरी आंखों में देखकर आप बताइए, क्या मैं गलत हूँ? अगर मेरी जगह आप होते तो क्या मानवता के नाते आप ऐसा ना करते? कविता ने सफाई दी। इस कमरे में तुम्हारे आने से मुझे कोई गुरेज नहीं है, रमेश बोला, लेकिन कम से कम मुझे बता तो देती कि मैं इस वजह से इस कमरे में आ रही हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मैंने आपको काफी हिलाया डुलाया, लेकिन आप अपने होश में नहीं थे। इतना भी बेहोश नहीं था मैं जितना तुम कह रही हो। तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं। अगर बेसुध होता तो इस वक्त बिस्तर में पड़ा होता, तुम्हारे सामने नहीं। थोड़ी कड़क आवाज में रमेश ने कहा। उधर वो औरत भी ताने पर ताने मारे जा रही थी और कविता के बचाव पर प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। अभी तक उसका पति शांति खड़ा था, लेकिन अचानक से वह भी इस बातचीत में कूद पड़ा। भाई देखो, मुझे नहीं पता कि कविता भाभी क्यों मेरे पास आई थी, लेकिन इतना जरूर है कि मेरी पत्नी ने मेरी खराब तबीयत की वजह से मुझसे इतना कहा था कि मैं दवाई लेने जा रही हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी इतनी भी तबीयत नहीं खराब है कि मैं कुछ देर अकेला इस कमरे में नहीं रह सकता हूँ। इतना पूछकर मेरी पत्नी दवाई लेने के लिए चली गई और मेरी पत्नी जैसे ही बाहर निकली ही होगी, तुरंत कविता भाभी मेरे कमरे में प्रविष्ट हो गईं। अब इनके दिलो दिमाग में क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ये मेरे कमरे के अंदर आईं, मैं बिस्तर पर सिमट कर बैठ गया। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या हुआ भाभी, आप इस कमरे में, वो भी इस वक्त? इन्होंने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और न जाने किस नियत से ये हौले से मेरे बिस्तर पर बैठ गईं। मैं अंदर ही अंदर घबरा सा गया। मैंने एक बार पुनः सकपकाते हुए पूछा, भाभी आप इस वक्त यहाँ? रमेश कहाँ है? लेकिन इन्होंने मेरी बातों का कोई उत्तर ना दिया और अचानक से ये बेशर्म अदाओं के साथ मेरे बिस्तर में मेरे बगल में ही लेट गए। मैं छिटक कर बिस्तर से उठा ही था कि इन्होंने मुझे मेरे पीछे से कसकर पकड़ लिया और अपनी अनमुक्त अदाओं से मुझे मजबूर करने लगीं। ये मुझसे एकदम चिपक कर खड़ी थीं। इनकी सांसों को भी, इनके सीने की धड़कनों को मैं महसूस कर सकता था। मैं उस वक्त बुत सा बना खड़ा था। मुझे लग रहा था कि मेरे दोस्त ने अगर मुझे इस हालत में देख लिया तो वो क्या सोचेगा, लेकिन मैं मजबूर था। इनका कसाव था ही इतना जबरदस्त। मैं अंदर ही अंदर घबरा रहा था और मना रहा था कि काश मेरी बीवी आ जाती, क्योंकि मैं इस पाप के दलदल में फंसना नहीं चाहता था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि कविता भाभी के किसी भी एक्शन के रिएक्शन से पहले ही मेरी पत्नी कमरे में आ गई हैं, और साथ में तुम भी। शायद भगवान ने मुझे इस दलदल में फंसने से बचा लिया। रमेश, ये कविता गड़गड़ाने लगी। तभी चटाक एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ चुका था। अब मामला बातों से लातों तक आ चुका था। अर्थात अब रमेश मुझसे कोई भी स्पष्टीकरण की चाह नहीं रखता था। उसके दिमाग में पूरी तरह से ये बात घर कर चुकी थी कि मैंने ही उसके मित्र को अकेला देखकर उकसाने की कोशिश की थी। 3 एक तरफ थे और मैं अकेली एक तरफ। मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था। बात खत्म हो चुकी थी। रमेश ने अपने दोस्त की बीवी के आगे हाथ जोड़कर मेरी ओर से क्षमा प्रार्थना की। भाभी जी, मैं अपनी पत्नी की ओर से आपसे माफी चाहता हूँ। जो कुछ हुआ शायद अनजाने में हो गया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था।
अब जो घट चुका है वह आप और मैं बदल तो नहीं सकते, लेकिन इसके लिए मैं प्रायश्चित जरूर करना चाहूंगा। वो अचानक मेरी तरफ मुड़ा और बोला, आज के बाद से तुम्हारा घर से निकलना बंद। अब तुम 24 घंटे घर में कैद रहोगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर ये सजा मुझे क्यों? कितनी बेशर्म हो तुम। दो दो लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं, उसके बाद भी तुम कह रही हो कि मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें शर्म है भी ये बेच खाई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारा कहीं भी आना जाना मैं बंद कर रहा हूँ। कहते हुए वो अपने दोस्त की पत्नी की तरफ मुड़ा। और भाभी जी, शायद इतना काफी होगा। दोस्त की पत्नी ने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी। अब इस बात के पीछे उसके दोस्त और उसकी बीवी दोनों की क्या मंशा थी मुझे नहीं पता, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर था। और उसके बाद वह दिन और इसके आगे कई दिन मैं उस घर में कैद कर दी गई। सुबह रमेश निकलता तो मुझे ताले में बंद कर देता। एक बोतल पानी व कुछ बिस्किट, वही मेरा लंच थे। सुबह से लेकर शाम तक मैं रोती बिलखती रहती थी, अपनी किस्मत को दोष देती रहती थी। कुछ दिन तक तो मैं सिर्फ परेशान रही, लेकिन उसके बाद मैं अंदर से बेचैन होने लगी। उस कमरे में घुट घुट कर जीना मेरे बस का नहीं रह गया था। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं रमेश की मनमानी अब नहीं चलने दूंगी। मेरा भी तो अपना जीवन है। मैं इस तरह से बगैर कोई अपराध किए क्यों सजा काटने को मजबूर हो रही हूँ। जगत उसके बाद मैं हर दिन मौका ढूंढने लगी कि कैसे उस घर से आजाद हो सकूं, और जल्द ही वो दिन भी आ गया। बाई चांस रमेश उस दिन घर में ताला लगाकर चाबी उसी ताले में लगी छोड़ गया। मैं किसी काम से जब दरवाजे के पास आई, मेरी नज़र उस ताले पर पड़ी जिसमें चाबी लटकी हुई थी। फिर क्या था, ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका था और मैं इसे गंवाना नहीं चाहती थी। मैंने हाथ डालकर बाहर से उस ताले को खोल लिया और दोबारा उसको बंद कर मैं सीधे पुलिस थाने चली गई। पुलिस में जाकर मैंने रमेश की शिकायत दर्ज कराई कि मेरा पति मुझे कई महीनों से घर में कैदियों की तरह बंद करके रखता है और मुझे मारता पीटता है। पुलिस फौरन हरकत में आई। उसने रमेश को तुरंत फोन मिलाया। मिस्टर रमेश, आप जहाँ भी हैं फौरन पुलिस स्टेशन आ जाइए। मुझे पुलिस ने आश्वासन दिया कि अब आप निश्चिंत रहें, आपका पति अब आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मैं आश्वस्त थी और पुलिस के कहे अनुसार मैं दोबारा घर आ गई। लेकिन मुझे क्या पता, अभी मेरी किस्मत में न जाने कितनी ठोकरें और अपमान लिखा हुआ था। करीब 2 घंटे के बाद रमेश घर वापस आ गया। उसके साथ ही पुलिस वाले भी थे। मैं उनको देखते ही अपनी जगह से उठने लगी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे वहीं बैठने का इशारा किया। मैं अपनी जगह पर दोबारा बैठ गई। अब करीब 4 पुलिस वाले मेरे चारों ओर खड़े हो चुके थे और जो कुछ शिकायतें मैंने दर्ज कराई थी उसमें नए नए पेच फंसाने की कोशिश करने लगे। मुझे लगा था पुलिस मेरा साथ देगी, लेकिन नहीं पता था रमेश की पहुंच और पैसा पल भर में ही उस विश्वास को तार तार कर देगा। मैं एक बार फिर से प्रश्नों के जाल में फंस चुकी थी। पुलिस ने न जाने कितने उल्टे सीधे प्रश्न मुझसे पूछ डाले। सबके उत्तर सही थे, ईमानदार थे, लेकिन मैं एक बार फिर से बेईमान साबित की जाने लगी। अभी तक जो मेरे पक्ष था वो विपक्ष में दिखने लगा था। सारी पूछताछ के बाद पुलिस ने मुझे ही हिदायत दे डाली, अभी तो आपको हम इनके साथ जाने की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर कभी दोबारा रमेश जी ने तुम्हारी कोई शिकायत की तो हम वापस घर नहीं जाने देंगे। इस बात का ध्यान रहे। अब बताओ जगत, मैं ही निर्दोष और मुझे ही दोषी सिद्ध कर दिया गया। उसके बाद मजबूरन मुझे एक बार फिर से उस तहखाने में जाना पड़ा जहां से मैं सुबह ही भागी थी। दोबारा मुझे वह मौका मिलेगा या नहीं, इसकी संभावना मुझे नहीं दिख रही थी। वो रात काफी भयानक थी। आकाश में काले बादल थे, रह रहकर बिजली भी चमक रही थी। मैं अपने कमरे में अपनी मजबूरी को समेटे एक कोने में पड़ी थी। रमेश जो मुझे कुछ खाने को देता वही मेरा सहारा था। मेरी मजबूरी थी, मुझे उसका दिया हुआ खाना पड़ रहा था। क्या करती, पेट तो भरना ही था। उस रात जैसे ही मैंने खाना खाया उसके करीब आधे घंटे के बाद ही मुझे बेचैनी से महसूस होने लगी। मेरा शरीर एक तरफ को निढाल होकर गिरने लगा। शायद एक बार फिर रमेश की राक्षसी प्रवृत्ति जाग चुकी थी। मैं बेहोश होने लगी थी। बाहर हालांकि अंधेरा था, लेकिन बिजली की कड़क खिड़की से ये दिखाने को काफी था कि रमेश के पास कौन आ जा रहा है। अचानक से बिजली कड़की, जिसका प्रकाश कमरे के चारों ओर फैल गया। मैं बेहोशी की अवस्था में थी, लेकिन पूरी तरह से बेहोश नहीं। मुझे आभास था कि बाहर कौन चहलकदमी कर रहा है।
तभी मैंने रमेश के कमरे में उस दिन वाली कथित दोस्त की पत्नी को जाते देखा। वही जिसने मुझ पर दोषारोपण किया था। उसके साथ ही उसका पति यानी वही दोस्त भी था। हालांकि मैं उठने की हालत में नहीं थी क्योंकि मेरा पोर पोर दुख रहा था, लेकिन दिमाग अभी भी चल रहा था। इतनी रात में रमेश के कमरे में उस औरत का आना मुझे आश्चर्य में डाल रहा था, और साथ में वो दोस्त। मेरी सोचने समझने की क्षमता इतनी तो नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके उस औरत के रमेश के कमरे के आने का कारण मैं समझ रही थी। थोड़ी देर में ही वह सोच भी सामने आ गई, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाजा खुल चुका था और हल्की सी लाइट भी जल गई थी, और इसके साथ ही रमेश का वह दोस्त मेरे कमरे में मेरे पास काफी नजदीक आ चुका था। मेरे शरीर में दर्द था, मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं बेहोश नहीं थी, लेकिन किसी की भी उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। शायद जो पदार्थ मुझे दिया गया था उसका ऐसा ही रिएक्शन होता होगा, जिसमें आप पूरी तरह से बेहोश ना हो, लेकिन आप वह सब कुछ करें जो सामने वाला चाहता है। और जगत एक बार फिर से मेरी अस्मत के साथ खिलवाड़ चालू हो गया। एक बार वही समय दोबारा रिपीट होने लगा। हे भगवान! जगत के मुंह से अनायास निकला। कविता जारी रही। मैं तड़प रही थी, अंदर से टूट रही थी। मैं रमेश के उस दोस्त के स्पर्श को महसूस कर रही थी। उसका स्पर्श मुझे ऐसे महसूस हो रहा था मानो सैकड़ों सर्प मुझे काट रहे हों। लेकिन क्या करती, अपनी ही किस्मत की मारी थी। किससे शिकायत करती? वह व्यक्ति मुझे रात भर नोचता रहा, मेरी अस्मत से खेलता रहा। मैं उसकी हरकतों को देख सकती थी, लेकिन विरोध नहीं कर पा रही थी। और इसी शांत चीत्कार के साथ सुबह भी हो गई। सुबह शांत थी, रात की तरह भयानक नहीं। वह दोस्त सुबह अपनी पत्नी को लेकर के न जाने कहाँ गुम हो गया। तब तक मेरे शरीर में थोड़ी जान आ चुकी थी। मैं अपने दर्द को समझ सकती थी। मैं ये भी समझ गई उस दिन उस औरत ने और उसके पति ने मेरे साथ क्यों बेहुदा खेल खेला था। उनका क्या उद्देश्य था? रमेश रूपी राक्षस एक बार फिर से मेरे सामने प्रकट हो चुका था। एक ठंडी सांस लेते हुए कविता ने पुनः कहा, और जगत क्या बताऊं। उसके बाद रमेश रुका नहीं। ये दरिंदगी मेरे हर रात का हिस्सा बनती चली गई। शुरुआत में तो सिर्फ वही दोस्त आता था, उसके बाद एक एक कर न जाने उसके कितने मिलने वाले मेरे शरीर को नोचने के लिए आने लगे। मैं मजबूर थी। मुझे जो कुछ खिलाया जाता उसमें नशा था। मैं जो कुछ भी पीती थी उसने मेरी रही सही ताकत को जीर्ण शीर्ण कर दिया था। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? वक्त के हाथों में मजबूर थी। और फिर मेरे मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि मुझसे पूछ कौन रहा था। रमेश हैवान बन चुका था, जिसको मुझसे अब कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए था, और उसका माध्यम उसने मुझे बना लिया था। शादी करने का जो उद्देश्य था वह स्पष्ट हो रहा था। मेरी खूबसूरती, मेरे यौवन को ढाल बनाकर वो पैसा कमाना चाहता था, और सफल भी हो रहा था। मैं हर रात मरती थी, लेकिन सुबह मजबूरन फिर जिंदा हो जाती थी। पुलिस के पास जाने का तो कोई सवाल था नहीं, क्योंकि जाती कैसे? मैं तो कैद खाने में थी। साथ ही पहले का अनुभव भी मेरा काफी कड़वा था, लेकिन रोज रोज नशे के इस्तेमाल से मेरा शरीर टूटने लगा था। मेरी अंतरात्मा मुझे वहां से भागने के लिए प्रेरित करती थी, लेकिन शायद परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थीं। लेकिन एक दिन शायद किस्मत को मुझ पर तरस आ ही गया। रात का करीब 9 बज रहा था। मैं और रातों की भांति ही कमरे के कोने में पड़ी अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हालांकि उस दस्तक का संबंध मुझसे नहीं था, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद था। दस्तक के साथ ही दरवाजा अपने आप खुल गया। रमेश कमरे में प्रविष्ट हुआ, और उसके साथ में एक पुलिस कांस्टेबल। चलो, तुम्हें साहब ने बुलाया है। कांस्टेबल ने मेरी ओर देखते हुए कहा। मुझे? लेकिन मुझे क्यों? मैं सकुचाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन साहब ने तुमको याद किया है। मेरे साथ ही चलो, और अभी तुमको 1-2 घंटे के अंदर वापस छोड़ दूंगा। रमेश तटस्थ था, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, मैं ना नहीं कर सकती थी। तभी रमेश ने कहा, दरोगा साहब बुला रहे हैं तो जाओ, और जो भी पूछा जाए सच सच बता देना। कहते ही उसने उस कांस्टेबल से नजर बचाते हुए मुझे मुक्का दिखाया, यानी वह कहना चाह रहा था यदि उसने कुछ भी बताया तो उसकी खैर नहीं। मैं समझ चुकी थी, और बगैर एक पल भी गवाए मैं उस कांस्टेबल के साथ पुलिस थाने की ओर चल पड़ी। कांस्टेबल मोटरसाइकिल में था, मैं उसके पीछे बैठ गई। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि उस कांस्टेबल ने मोटरसाइकिल का हैंडल
पुलिस थाने की ओर ना करके दूसरी गली की तरफ मोड़ दिया। ये आप किधर जा रहे हैं? इधर तो थाना नहीं है, मैंने घबराते हुए कहा। मुझे पता है इधर थाना नहीं है, लेकिन तुम चुपचाप बैठे रहो। तुम्हें जहाँ भी ले जा रहा हूँ तुम्हारे हित में है, इसलिए बगैर शोर किए चुपचाप बैठी रहो। एक पुलिस वाले की मोटरसाइकिल में बैठी थी, सुरक्षित महसूस कर सकती थी मैं। और फिर जो कुछ मेरे साथ रोज घटित हो रहा था उससे ज्यादा बुरा और क्या होना था। मैं चुपचाप उसके पीछे बैठी रही। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे शहर से लगे छोटे से कस्बे में उतार दिया और बोला, तुम एक अच्छी औरत हो, मुझे पता है तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। ये शख्स दरोगा को पैसे खिला चुका है, साथ ही इसका थोड़ा बहुत ऊपर दबदबा भी है, इसलिए हम तुम्हारी मदद तुरंत नहीं कर पाए। वैसे तो हम तुम्हारी मदद करना चाहते थे, लेकिन क्या करते, छोटे पद में हैं, चुप रह गए। लेकिन मैं उस दिन के बाद से रोज परेशान रहने लगा। मुझे तुम्हारा दर्द नहीं देखा गया था। मैं जानता था कि यह आदमी तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर रहा है। मुझे अपनी वर्दी पर शर्म आ रही थी और आज शायद ये हिम्मत कर सका कि मैं तुम्हें उससे आजाद करने में कामयाब हो गया। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? आपने मुझे उस काल कोठरी से आजाद किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़कर ये बात कही। कोई बात नहीं, एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। अभी तुम यहाँ से फौरन बस पकड़ के जहाँ कहीं तुम जा सकती हो चली जाओ, लेकिन इसकी पहुँच से बहुत दूर। मेरा हाथ छुड़ाते हुए वो बोले, लेकिन आपसे कोई पूछेगा तो? चिंतित होते हुए मैंने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। कहानियां बनाने में हम लोग भी माहिर होते हैं। सिर्फ तुम्हारा वह पति ही नहीं, कह दूंगा मोटरसाइकिल से तुम मुझे धक्का देकर तुम झाड़ियों में कहीं गुम हो गईं। मैंने काफी ढूंढा, लेकिन अंधेरे का लाभ उठा करके तुम न जाने कहाँ निकल गईं। थक हार करके मैं पुलिस थाने आया हूँ, चलो अब उसको खोजते हैं। कहते हुए कांस्टेबल मुस्कुरा दिया। धन्यवाद भाई साहब, अब तूने भाई कहा है तो देर मत कर, जल्द से जल्द इस शहर को छोड़, सुबह तक यहाँ से बहुत दूर निकल जाओ। खुश रहो। कहते हुए कांस्टेबल ने मेरे हाथ में 1,000 रुपए रख दिए और फौरन मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वह वहां से पुलिस थाने की ओर चल दिया। मैंने मन ही मन ईश्वर से उसको बचाने के लिए कामना की और कस्बे के बस स्टेशन पहुंच गई। थोड़ी देर के बाद मुझे शहर की बस मिल गई, जिसको पकड़ मैं उस शहर से बहुत दूर निकल गई। सुबह का समय था। उस समय में थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ शुरू हो चुकी थी। मैं भूखी थी। मैंने एक कप चाय के साथ बंद लिया। उसके बाद मैं एक ठिकाने की तलाश में एक गली के अंदर निकल गई। कहते हैं ना, आकाश से गिरा और खजूर पर अटका। शायद मेरी यही नियति थी। जिस गली को मैंने अपने ठिकाने के लिए चुना था, ये वही बदनाम गली थी। मुझे क्या पता था, एक काल कोठरी से निकलकर मैं दूसरी काल कोठरी की तरफ जा रही थी। रात की जिन चीखों से बचना चाहती थी, वही चीखें एक बार फिर से मेरा पीछा कर रही थीं। लेकिन मैं अपने भविष्य से अनजान थी। मैं अपने को सुरक्षित समझ रही थी, लेकिन मैं सुरक्षित बिल्कुल नहीं थी। मेरी खूबसूरती, जिस पर मैं नाच किया करती थी, यही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। रमेश ने भी इसी को आधार लिया था। रात भर जो मुझे नोचते थे, वह भी इसी आधार पर आते थे, और आज ये गली भी उसी आधार पर मुझे अपने साथ ले चलने को तैयार थी। फिर क्या हुआ? एक मासूम सा प्रश्न था जगत का। होना क्या था? जिस शरीर पर मुझे नाज था, उस शरीर पर एक साथ न जाने कितनी नजरें गड़ गईं। इस बदनाम गली की जो बड़ी संचालक थी, यानी पुरानी वैश्या, जिसके जिम्मे यहाँ का पूरा दारोमदार था, उस तक भी मेरी उपस्थिति पहुँच गई। क्या लड़की है! कमसिन काया की मालकिन सच में हमारे हाथ लग जाए तो इस गली की काया ही पलट जाएगी। संचालक की महिला कर्मियों ने बात रखी। अच्छा, कितनी गदर है! आंखें तरेरते हुए वो बोली, हाँ, एक बार आप देख भर लो। अच्छा तो फिर ठीक है। अरे लज्जो कम्मो, जरा फार्मूला नंबर 5 लगाकर आओ तो जरा। जी बाई जी। कहते ही दोनों कविता की तरफ उड़ चले। और सच बताऊं, अद्भुत कला थी उनके पास। थोड़ी देर की बातचीत में ही उन्होंने मेरे अंदर के सारे दर्द को बाहर निकाल लिया। मेरी व्यथा, मेरे साथ जो घटित हुआ, न जाने क्यों एक ही मुलाकात में मैं सब कुछ उनके साथ साझा कर बैठी। लेकिन क्यों क्यों तुमने उन अनजान औरतों पर विश्वास किया? जगत गंभीर होकर बोला। तो क्या करती? मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। उस भले पुलिस कांस्टेबल के दिए हुए कुछ पैसे, नया शहर, कितने दिन चलाती मैं उन पैसों को? 2 दिन, 3 दिन। उसके बाद क्या करती मैं?
रहने को एक ठौर ठिकाना तो चाहिए ही था ना। कहाँ सर छिपाती? औरत थी, कहीं गली के चौराहे पर भी तो नहीं लेट सकती थी। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। जगत ने कविता की हाँ में हाँ मिलाई। कविता ने बात जारी रखी। उनमें से एक औरत बोली, तो बहना, अब तुम कहाँ जाओगी? जहाँ किस्मत ले जाएगी वहीं जाऊंगी। मायूस होकर मैंने जवाब दिया, अरे ऐसे मत कहो, हमारे रहते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी औरत बोली, आप लोग मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने उन पर विश्वास कर लिया था। हम मदद नहीं करेंगे, अब तुम्हें ही अपनी मदद करनी होगी। मतलब मैं समझी नहीं। मैं आश्चर्यचकित होकर बोली, मतलब ये है कि हम किसी की मदद नहीं करते हैं। हम एक एनजीओ में काम करते हैं जिसमें तुम्हारी और हमारी तरह ही मजबूर बेसहारा औरतें ही काम करती हैं। अच्छा, ये सुनना सुखद अनुभव था मेरे लिए। हाँ, सुबह से लेकर के शाम तक वहाँ काम करना होता है और शाम तक हमको 200 से 250 रुपए मिल जाते हैं। अच्छा, काम क्या करना होता है? मैंने पूछा। कुछ खास नहीं, बस हस्त कौशल वाले सामान ही हम लोग बनाते हैं जो कि बाजार में बिक्री के लिए एनजीओ के द्वारा भेजे जाते हैं। वाह, ये तो आसान है। और रहने की व्यवस्था? मैं बोली, हम सभी के लिए एक एक कोठरिया दी जाती है, यानी दिन भर जी तोड़ मेहनत करो और शाम को आराम करो। इतना तो मिल ही जाता है कि हमारा पेट भर जाए और हमारे बच्चों का भी। क्या कह रही हो तुम? मेरी खुशी का उस वक्त ठिकाना ना था। मैं चहकने लगी। मैंने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। शायद उसने मेरे लिए 2 रास्ते बंद किए तो एक और रास्ता खोल दिया। मुझे लगा, अब मैं अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी सकती हूँ, तो मुझे भी आसरा दे दो ना। मैं उन पर विश्वास करके बोली, क्यों नहीं बहन, तुम जैसी बहनों के लिए ही तो ये एनजीओ खुला है। चलें फिर? पहली औरत फौरन बोली, बिल्कुल चल रहे हैं। दूसरी वाली ने हाँ में हाँ मिलाई और उसके बाद मैं उनके साथ उस कोठी की तरफ बढ़ गई। वे औरतें अब समझ गईं कि बिल्कुल सही जगह पर उन्होंने हाथ रखा है, यानी मेरी दुखती नब्ज पर। उन्होंने खुद के औरत होने के नाते मुझे झांसा दिया। और सच बताऊं, इसके पहले कभी भी मुझे इस तरह के माहौल का कुछ पता ना था कि ऐसे बदनाम लोग व ऐसी गलियां भी समाज का सक्रिय हिस्सा होती हैं। आगे आगे बहे दोनों और मैं पीछे पीछे चल रही थी। गली धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक बड़े से शानदार बंगले के अंदर हम प्रविष्ट हो गए। मैं जड़वत वहां के अजीब से माहौल को देख रही थी। सुबह का वक्त था। सीढ़ियों से उतरती कुछ महिलाएं थकी थकी सी, बुझी हुई सी आंखों के साथ कमरों से निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो रात भर शायद जागी थीं। एक अजीब सी कशिश उनके चेहरे पर मैं देख पा रही थी, लेकिन उस वक्त मैं थकी थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पहले से बताया गया था कि महिलाओं के लिए बनाई गई जगह है। ये तो यहाँ पर महिलाओं का मिलना स्वाभाविक है। और बुझी हुई आंखें या थकी सी, ये स्वाभाविक सी बात थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि तभी मुझे ऊपर से 4 या 5 मर्द नीचे उतरते दिखाई दिए, जो मेरे समीप से ही गुजरे। उनके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, मसलन कुछ ऐसी खुशबू जो महिलाओं की उत्तेजना में सार्थक हो। मैंने एक पल रुक करके साथ वाली औरत से पूछा, इतनी सुबह सुबह ये मर्द यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो महिलाओं के लिए आरक्षित जगह है ना? बिल्कुल, औरतों की ही जगह है। लेकिन जो मर्द तुमने देखे थे, जिन बड़े साहब का ये एनजीओ है, उसके ही कर्मचारी हैं। हमें दिन भर क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, उसका खाका यही लोग बनाते हैं। यही बताते हैं कि हमें क्या काम करना है। आखिर हमें काम तो उनके मन मुताबिक ही करना होता है, तभी तो माल बढ़िया बनेगा, तभी बिकेगा भी। उस औरत ने बेबाकी से कहा, हाँ ये बात तो सही है। मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, लेकिन फिर भी मैंने पूछ ही लिया, लेकिन इतनी सुबह सुबह? अरे भाई, मालिक हैं, कभी भी किसी को भी भेज सकते हैं। इसमें हमको और आपको क्या मतलब? वह आए हैं, अपना काम करके जा रहे हैं। हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है। मैं मन ही मन बुदबुदाई, लेकिन एक छोटी सी शंका मेरे दिमाग में घर कर चुकी थी। वहाँ का माहौल मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। हालांकि मैं निर्णायक अवस्था तक पहुँच नहीं पा रही थी, लेकिन मेरी सोच के हवाई तार कुछ पकड़ने की कोशिश जरूर कर रहे थे। तभी एक बड़ा सा हॉल नुमा कमरा आ गया, जिसमें बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे, सुंदर सुंदर लाइटें लगी हुई थीं। पूरा कमरा एक राजसी ठाट बाट सा सजा हुआ था। सामने वाले सोफे पर एक औरत बैठी थी, जिसके चारों ओर कुछ औरतें उसकी सेवा में लगी हुई थीं। वह दोनों औरतें जाकर के
उस सोफे वाली औरत के पास पहुंच गईं और उसके कान में कुछ बुदबुदाया। अच्छा तो यही है वो छमिया, वाकई बड़ी खूबसूरत है। ये तो गली में छा जाएगी, हमारा बिजनेस लाखों तक जाएगा। क्या खूबसूरती है, क्या शरीर है इसका, बेहतरीन। वाह, आज पहली बार तुम दोनों ने मेरे मनपसंद का काम किया है। जाओ, आज की रात तुम दोनों की छुट्टी। तुम्हें बगैर कुछ किए ही पूरा पैसा मिलेगा, मौज करो। दोनों ने झुककर उसका अभिवादन किया और मेरी तरफ रुखसत हुई। इनको जानती हो कौन है ये? मैं कैसे जानूं, मैं तो पहली बार मिल रही हूँ। मैंने उनसे कहा, ये हैं हमारी सरदार। सरदार मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब तुम्हें जो कुछ भी काम यहाँ पर दिया जाएगा वह इन्हीं के अंडर में होगा। यही बताती हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, और यही हम सबको पैसे भी देती हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि ये मालिक की ऑफिसर हैं, सारा का सारा कामकाज यही देखती होंगी। हाँ, सब ठीक समझे, दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं दौड़कर उसके पैरों में गिर गई। अरे छोड़ो, क्या कर रही हो? उसने छिटक कर मुझे खुद से दूर कर दिया। यहाँ ये सब नहीं चलता है, उसने कहा। लेकिन मैं तो सिर्फ आपके पैर। शब्द पूरे होते कि उसने कहा, कोई जरूरत नहीं है, जाओ वह सामने कमरा, वहां जाकर नहा धो लो। और कम्मो सुन, उसने पास खड़ी लड़की को पुकारा। जी बाई जी, इसको बढ़िया सा नाश्ता करवा देना। जी। मेरी समझ नहीं आ रहा था, मेरा इतना स्वागत। मैंने अपने को फ्रेश किया, नहा धोकर मैं बाहर निकली ही थी कि मुझे एक सुंदर सी ड्रेस दे दी गई, साथ में कुछ श्रृंगार का सामान भी, जिसे मैंने लेने से मना कर दिया। नहीं, मुझे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ले लो, ये बाई जी ने विशेष तौर पर तुम्हारे लिए दिया है। अच्छा तब ठीक है, कह करके मैंने वह श्रृंगार का सामान रख लिया। अभी मैं तैयार हुई ही थी कि मेरे सामने बढ़िया सा नाश्ता लगा दिया गया। आप भूखी होंगी, नाश्ता कर लीजिए, सामने पकवान थे। मैं भूखे भेड़िए की तरह उस नाश्ते पर टूट पड़ी। समय पर दोपहर का खाना, शाम की चाय, सब कुछ मुझे मिला जिसकी मुझे आवश्यकता थी। मैं कुछ देर कमरे में सोई भी। उसके बाद बाहर निकल करके जब मैंने वहां का माहौल देखने की कोशिश की, मुझे लगा ही नहीं कि कोई एनजीओ टाइप का है ये, जहाँ कोई हाथ की कारीगरी का काम होता है, कोई सामान बन रहा होता है जिसे लोग खरीदते होंगे। सुबह से शाम तक कोई मर्द भी मुझे वहां नहीं दिखाई दिया। कई प्रश्न मेरे दिमाग में कौंधने लगे थे जिनका उत्तर मैं जानना चाहती थी, और जगत इन्हीं प्रश्नों के साथ सांझ ढलने लगी थी और रात अपना आंचल ओढ़ने लगी। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ घटित हुआ कि तुमने एक बार भी मुझे याद किया? जगत, हर तकलीफ पर मुझे तुम ही याद आए थे, लेकिन करती क्या? मेरे पास ना तो तुम्हारा कोई पता था, न ठिकाना, तुम्हारा कोई फोन नंबर। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ याद कर सकती थी, और वह मैं कर रही थी। मैं सोचती थी, काश आज अगर जगत का ठौर ठिकाना मेरे पास होता तो मैं भागकर उसी के पास चली जाती, लेकिन मजबूर थी। इस वक्त के हाथों पिसना जो लिखा था मेरे नसीब में। लेकिन तुमको तो मेरा ठिकाना पता था ना, तुम क्यों नहीं एक बार को भी मेरे पास आए, एक बार आकर देख लेते तुम्हारी कविता किस हाल में है। शायद मुझे रमेश के हाथों इतनी यातनाएं न सहनी पड़ती। मैंने बचपन से ही तुम्हें अपना जीवन साथी मान लिया था, हंसी हंसी तुम्हारे साथ चली आती। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार। लेकिन तुमने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। जगत ने ये बात सुनते ही अपना सर झुका लिया। शायद कविता सही बोल रही थी, लेकिन जगत ना बता सका कि समय की लहर उसे भी इतनी तेजी से आगे बढ़ा रही थी कि पीछे देखने का ना तो उसके पास मौका था और ना ही दुस्साहस। लेकिन इतना अवश्य था कि जीवन की उस दौड़ में भी कविता की अनमोल यादें उसके साथ हमेशा थीं। तुम सही कह रही हो, लेकिन शायद मेरी कुछ मजबूरियों ने मेरे कदम रोक रखे थे। लेकिन कविता, तुम्हारे प्रति मेरा समर्पण, मेरा प्रेम बचपन से जिंदा था और आज भी जिंदा है। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका, उसके कुछ ऐसे कारण रहे जिन पर चर्चा करना इस वक्त शायद बेवकूफ़ी होगी। और अब तो तूफान निकल भी चुका है, तुम्हारे जीवन को जितना रौंदना था रौंद भी चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ तूफान के बाद की शांति तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक नया सवेरा तुम्हारी ओर देख रहा है। मतलब? कविता ने पूछा। मतलब मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ जितना करता था। तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। लेकिन जगत, अब मैं तुम्हारे लायक शायद नहीं हूँ। क्यों? क्यों नहीं हो? अगर जंगल में कोई भेड़िया किसी हिरन पर कुछ पंजे लगा दे तो इसमें उस हिरण की तो कोई गलती नहीं, और उन पंजों के निशान के साथ क्या वो हिरण अपना शेष जीवन चलाता नहीं है?
कुछ इसी तरह वक्त ने भी तुम्हारे ऊपर कुछ पंजों के निशान छोड़ दिए हैं और यही वक्त उन पंजों के निशान को खत्म भी करेगा। बस कोई ऐसा आदमी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जो तुम्हारे शरीर से नहीं तुमसे प्रेम करता हो, और वो मैं हूँ, तुम्हारा जगत। कविता की आंखें नम हो गईं। जगत और उसके बीच बचपन से जुड़ा प्रेम एक बार फिर से हिलोरे लेने लगा था। कविता ने जगत को अपने गले से लगा लिया। जगत ने बड़े ही प्यार के साथ उसे अपने से अलग किया और बोला, अभी तुम्हारी कहानी अधूरी है, उसे पूरा नहीं करोगी? ओ हाँ। खुशी में मैं सब कुछ भूल ही गई। उसके बाद सांझ होने लगी। चारों ओर उजाला फैल गया। वातावरण में इत्र की खुशबू फैल गई। एक बाजार सा लगने लगा। जिस इलाके की महिलाओं का इलाका कह करके मुझे यहाँ लाया गया था, वहां से महिलाएं अब नदारद थीं। अब पूरी गली में मर्दों का आना जाना बढ़ने लगा। बाद में पता चला वो सारी की सारी औरतें तो शायद अपने अपने कमरों में अपने को सजाने में व्यस्त थीं। शायद इसीलिए मुझे भी ये सारे श्रृंगार के साजो सामान दिए गए थे, और वहाँ दिन में नहीं बल्कि रात में महिलाओं को व्यस्त रखा जाता था। यानी कथित हस्तकारी का काम औरतों को ही सामान बना ग्राहकों को बेचा जाता था और उसका ही मूल्य मिलता था। थोड़ी देर में मेरे पास भी बाई का बुलावा आ गया। मैं डरते सहमे बाई के सामने पहुंची। वो बोली, जितना जल्दी हो सके अपने को सजा लो, संवार लो। ठीक आधे घंटे बाद तुम्हें छज्जे नंबर 5 पर खड़ा होना है। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने पूछा, लेकिन बाई आप तो कह रहे थे कि महिलाओं का इलाका है और कुछ हस्तकारी का काम होता है जिसके लिए हमें मेहनताना मिलता है। लेकिन यहाँ तो मैं देख रही हूँ कि पूरी की पूरी गली मर्दों से भरी पड़ी है, और ये आप क्या कह रही हो कि सच संवरकर 5 नंबर छज्जे पर खड़ी हो जाऊं? लेकिन किस लिए? तुम सब समझ जाओगी। कम्मो थोड़ा बारीकी से समझा दे इसे, और ज्यादा करे तो मुझे बताना। अब उसकी आवाज में थोड़ा कड़कपन था। कम्मो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे अंदर के कमरे में ले गई। सुनो, यहाँ कोई एनजीओ नहीं चल रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ जो भी औरतें पहली बार आती हैं उन्हें कुछ यही बताया जाता है, वरना कोई भी इस बदनाम गली में कदम क्यों रखेगा? बदनाम गली? मैं स्तब्ध रह गई। शहर की बदनामी है यहाँ पर। रात भर शरीर बेचा जाता है। इसके ग्राहक रात भर गली में चक्कर लगाते हैं। छज्जों पर यहाँ की औरतों को सजा करके खड़ा कर दिया जाता है, और जो ग्राहक जिसको पसंद करता है वह औरत उसके साथ रात भर होती है। मतलब व्यभिचार। मैंने कहा, तुम इसे कोई भी नाम दे सकती हो, लेकिन यहाँ ना नुकुर की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये समझ लो कैद खाना है ये। एक बार जिस औरत के कदम यहाँ पड़ गए वह दोबारा यहाँ से नहीं जा सकती। चारों ओर बाई के आदमी तैनात हैं। अगर कदम बाहर निकाला तो पकड़ में आने पर पैर तक तोड़ दिए जाते हैं। 2-4 दिन आराम देने के बाद फिर से उन्हें छज्जों पर खड़ा कर दिया जाता है। हालांकि टूटे पैरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्राहक को पैर से कोई मतलब नहीं होता। समझ गई ना? कम्मो ने स्पष्ट बात बता दी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं एक बार फिर से एक नए नर्क में घुस चुकी थी। जगत वह दिन और आज का दिन कहते हुए एक लंबी सी सांस ली कविता ने। मैं उस नर्क में और भी गहरी फंसती ही चली गई। अपना शरीर अब और नहीं नुचवाना चाहती हूँ मैं। अब परेशान हो चुकी हूँ। मुझे इस नरक से निकाल लो जगत, मुझे इस नरक से निकाल लो। कहते हुए कविता फपक कर रो पड़ी और जगत के गले से लिपट गई। जगत ने कविता के सर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें अवश्य इस नरक से मुक्ति दिलाऊंगा और एक नई जिंदगी दूंगा। एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हारे सारे सपने सच होते तुम्हें दिखेंगे। उन सपनों में सिर्फ तुम और मैं ही होंगे, तीसरा कोई नहीं। काश ऐसा हो पाता। कविता ने आंखें बंद कर लीं। अब तुम सो जाओ। जगत ने कविता के सर पर हाथ फेरा। कविता उससे और जोर से लिपट गई। आज सोने का दिन नहीं है, आज तो जागने की रात है। मेरे पास मेरा जगत आया है, मेरे बचपन का प्यार, मेरी आस। मैं इस रात को भी जाया कर दूं? नहीं, मैं आज की रात तुम्हारी बाहों में ही गुजारूंगी। शायद आज ये पहली बार है कि किसी की बाहों में मुझे सुकून मिल रहा है। जगत ने एक बार फिर से बड़े प्रेम से उसके सर पर अपना हाथ रख दिया। कविता स्वर्णिम सपनों में खोई। शायद जगत के साथ ने उसे एक नई उम्मीद दिखा दी थी, लेकिन जगत का दिमाग कहीं और ही चल रहा था। वह सोच रहा था कि कैसे कविता को इस नर्क से मैं कहीं दूर ले जा सकूं, क्योंकि वह जानता था एक लड़की का इस नर्क में आना तो काफी आसान होता है, लेकिन यहाँ से निकलना उतना ही मुश्किल, और फिर उसकी खुद की तो कोई औकात भी नहीं है। जगत की बाहों में सिमटी कविता को पता न चला कब सवेरा हो गया।
मुर्गे की बांग ने इस बात का एहसास दिलाया कि बस मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। अब जगत को वापस जाना था, लेकिन कविता उसे छोड़ने को राजी नहीं थी। आज पहली बार था जब कविता को कमरे से बाहर जाने की जल्दी नहीं थी, वरना और दिन तो वह छटपटाती थी कि कब जल्द से जल्द सुबह हो। लेकिन आज ऐसा नहीं था। ये सुबह शायद बहुत जल्दी आ गई थी। उसे महसूस हो रहा था। जगत ने कविता से विदा ली और उसे भरोसा दिलाया कि वह जल्दी से उसे इस कैद से आजादी दिलाएगा। न जाने कितनी उम्मीदों के साथ कविता ने जगत को विदा दी। उस विदाई के समय भी कविता की आंखों में आंसू थे, जो जगत को ये जताने के लिए काफी थे कि अब बहुत ज्यादा देर मत करना, ऐसा ना हो कि ज्यादा ही देर हो जाए। जगत को गए करीब 3 दिन बीत चुके थे। अब कविता के लिए उस नर्क में एक एक दिन, एक एक रात काटना मुश्किल हो रहा था। वह पहले जिस तरह से एक वेश्या का कर्तव्य निभाती थी, अब नहीं। हर दिन दरवाजे पर उसे एक आहट का इंतजार था जो जगत की हो, लेकिन आज 5वां दिन था। कुछ भी नया परिवर्तन उसे नहीं दिख रहा था। लेकिन छठे दिन की सुबह उम्मीदों का सूरज निकल ही आया। जगत अपने पुलिस मित्र के साथ एक बार फिर इस कोठे की चौखट पर खड़ा था। सीओ साहब के साथ पूरी पुलिस फोर्स थी, जिसने कोठे को लगभग घेर ही लिया था। जगत और उसका मित्र अब लज्जो बाई के सामने थे। तो आखिर तुमने मन बना ही लिया है कविता को यहाँ से बाहर ले जाने का? लज्जो बाई ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। हाँ, ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कविता और मेरा दोस्त आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं बचपन से। दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन ये वक्त का तकाजा था कि दोनों एक न हो सके। वक्त की मारी कविता ठोकरे खाते हुए तुम्हारे पास पहुंच गई, और यहाँ भी। लेकिन लज्जो बाई, अब नहीं। अब मेरे रहते तो कम से कम नहीं। मैंने अपने दोस्त से वादा किया है और मैं उसे कविता से मिलवा कर ही रहूंगा। थोड़ा सा कड़क आवाज में जगत के मित्र ने अपना फरमान सुना दिया। तो फिर ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है और पुलिस फोर्स के साथ आ ही गए हो, तो थोड़ी देर बैठो, चाय वाय पियो। मैं कुछ आवश्यक काम निपटा के अभी हाजिर होती हूँ। कम्मो 4-5 कुर्सियां डाल दे। कहते हुए लज्जो बाई कमरे से बाहर निकल गई। जगत की आंखें इधर उधर कविता को ही ढूंढ रही थीं। वो मन ही मन सोच रहा था, इतनी आसानी से ये काम हो जाएगा, सोचा ना था। अब मुझे और कविता को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अंदर ही अंदर वो रोमांचित हो रहा था, लेकिन ये रोमांच कुछ देर का ही था। इस काम को जितना आसान जगत सोच रहा था, ये शायद इतना आसान नहीं था। थोड़ी देर के बाद लज्जो बाई कविता का हाथ थामे कमरे में प्रविष्ट हुई। यही है ना जिसे आप ले जाना चाहते हैं? लज्जो बाई ने जगत की तरफ देखकर एक अजीब मुस्कान में उससे पूछा। हाँ लज्जो बाई, यही है मेरी कविता। ठीक है, अगर तुम इसे ले जाना ही चाहते हो तो मेरी ओर से परमिशन है, लेकिन तुम्हें एक बार इन सब पुलिस वालों के सामने इससे पूछना होगा कि ये तुम्हारे साथ जाने को राजी है भी या नहीं। क्या बात कह दी भाई जी, ये और मेरे साथ ना जाने को राजी हो ही नहीं सकता है। हम अब नई दुनिया बसाएंगे, प्यार की दुनिया, जहाँ ये होगी और मैं, तीसरा कोई भी नहीं। बड़े आत्मविश्वास के साथ जगत ने कविता की तरफ देखकर कहा। लज्जो बाई ने वही प्रश्न दोबारा दोहराया। तो एक बार अपने को आश्वस्त भी कर लो कि इसकी तुम्हारे साथ जाने की इच्छा है भी या नहीं। जगत कविता की तरफ मुड़ा। अब तुम ही बोल दो ना कविता, कि तुम मेरे साथ जाने के लिए कितनी बेताब हो। कविता एकदम शांत खड़ी रही। जगत ने दोबारा पूछा। क्या बात है, बता दो ना कि तुम। देखो, मेरे बचपन का दोस्त एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है। ये भी तुम्हारे और मेरे लिए यहाँ इतनी फोर्स के साथ आया है। बोल दो कि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो। लेकिन कविता जस की तस खड़ी रही। एक बार फिर जगत बोला। देखो कविता, ये तुम्हारे जीवन में आने वाली एक सुंदर सुबह की तरफ लिया जाने वाला कदम है, और ये भी समझ लो कि आखिरी है। इसमें अगर तुमने हाँ कर दी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन यदि तुम इस तरह से चुप रही तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में ये अंधेरा कभी नहीं जा सकेगा। आजीवन नरक में पिसती रहोगी। और फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ यहाँ से तुमको ले जाने का। बोल दो प्लीज कविता, एक बार बोल दो तुम मुझसे प्रेम करती हो और मेरे साथ घर बसाना चाहती हो। जगत लगभग गिड़गिड़ाने की मुद्रा में कविता के आगे हाथ फैला रहा था, लेकिन कविता के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी लज्जो बाई आगे बढ़ी। अरे बेटा कविता, बोल क्यों नहीं देती है कि तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है? खाली मूली ये नौजवान इतनी देर से परेशान हो रहा है
और फिर पुलिस के पास भी यही काम थोड़ी है कि दूसरों की फर्जी स्टोरी में एक्शन लेती रहे। बोल दे बेटा, चल बोल दे। लज्जूबाई ने अपना हाथ कविता के कंधे पर रख दिया और उसे हल्के से दबाया। अचानक से कविता की आवाज फूट पड़ी, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। हालांकि उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी उतर चुके थे। जिसे जगत के मित्र ने पहचान लिया, वह पास आकर के बोला, देखो कविता, तुम्हें किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ऊपर कोई दबाव है, अभी खुलकर बता दो। देखो, तुम्हारे साथ पूरा प्रशासन खड़ा है, तुम्हारा और जगत का एक बाल भी बांका नहीं होगा। और मैं जगत को बचपन से जानता हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलता है और बेचारा आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही अविवाहित है। ये तुमसे बहुत प्रेम करता है। इसने मुझे तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। इसलिए तुमसे गुजारिश है कि किसी भी तरह के प्रेशर से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसने भी कविता के कंधे पर हाथ रखा और हल्के से दबाया ताकि कविता को बल मिल सके। कविता ने सशंकित भाव से कोठे के चारों ओर नजर दौड़ाई, मानो एक डर उसके आसपास खड़ा था जिसे वो अपनी आंखों से महसूस करना चाह रही थी। कविता, तुम डरो नहीं, बस एक बार हाँ कर दो, कुछ नहीं होगा। जगत ने उसे ढांढस बंधाया। कविता के मुंह से आवाज निकली, नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। इतना कहते ही कविता निढाल होकर वहीं गिर गई, शायद मूर्छित अवस्था में पहुंच चुकी थी। जगत कुछ समझता या ना समझता, लेकिन उसका मित्र समझ चुका था कि अत्यधिक दिमागी दबाव की वजह से वह अचेत हो गई है। इसका सीधा सा मतलब था कि कविता के ऊपर ज्यादा ही मानसिक दबाव डाला गया था या उसे एक खौफ के दलदल में फंसा दिया गया था जिससे वो निकलना तो चाहती थी, लेकिन बार बार उसी में और धंसती चली जा रही थी। और इसका ही परिणाम था कि वह कहना कुछ चाहती थी, कह कुछ और ही रही थी, सोच कुछ और ही रही थी और दिमागी असंतुलन की वजह से करना कुछ और पड़ रहा था। और इसी की वजह से वो इस अवस्था तक पहुंच गई। अब लज्जूबाई आगे बढ़ी, ठीक है साहब, अब तो आपने अपने कानों से सुन लिया ना कि कविता यहाँ खुश है और वह किसी के साथ कहीं भी जाना नहीं चाहती है। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। ठीक है लज्जूबाई, अभी जा रहे हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। कहते हुए सीओ ने मित्र जगत का हाथ पकड़ा और पुलिस फोर्स को इशारा किया। अब सभी वहां से रवाना हो चुके थे। इधर जगत अब परेशान रहने लगा था कि कविता ने मना किया तो क्यों, उसे जानना आवश्यक था। और फिर अपने मन की कशमकश से पार पाने के लिए जगत ने एक बार फिर से उस बदनाम गली में जाने का मन बना लिया। उसका मन कविता के बगैर लग नहीं रहा था। वो सोच रहा था, हो ना हो उसे मजबूर किया होगा कि वह मना करे। उसका मन बेचैन था। आखिर कौन सी मजबूरी होगी उस बेचारी की। मेरे साथ तो वो पूरी रात मुझसे लिपटी रही थी, एक बेल की तरह, बावजूद इसके उसने मना किया। इसी सोच के तहत उस शाम जगत एक बार फिर उस बदनाम गली में पहुंच चुका था। ये बात अलग थी कि उसने अपना हुलिया चेंज किया हुआ था। आज क्लीन शेव की जगह उसने आर्टिफिशियल मूछें लगाई थीं, आंख में कांटेक्ट लेंस लगाए थे, बालों की दूसरी तरीके से कंघी किया गया था। यानी कोई भी इस वक्त उसको देख करके नहीं कह सकता था कि ये जगत है। उसके दिमाग में ये बात थी कि अगर वह जगत के रूप में उस गली में पहुंचा तो लज्जूबाई के गुंडे उसे वहां घुसने से पहले ही बाहर कर देंगे, या हो सकता है उसके ऊपर आक्रमण भी हो जाए, क्योंकि अब वह लज्जूबाई और वहां के लोगों की निगाहों में आ चुका था और यही उसके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव था। इसीलिए उसे रूप बदलना पड़ा। एक बड़ी रकम देकर के उसने एक बार फिर से कविता के कमरे की उस रात की तन्हाई खरीद ली। ठीक समय पर वह और ग्राहकों की तरह ही उस कमरे में पहुंच गया। भेष बदलकर वो देखना चाहता था कि वाकई कविता में कोई परिवर्तन आया भी है या नहीं। वो पुरानी वाली ही कविता वैश्या है या उसकी वाली कविता प्रेमिका, क्योंकि उस घटना के बाद उसमें आए हुए परिवर्तन को वो महसूस करना चाहता था। उसने धीरे से कविता के कमरे का दरवाजा खोला, अंदर झांका। बड़े करीने से सज धज कर कविता उस कमरे में बैठी हुई थी। हालांकि उसका मुंह दरवाजे की तरफ नहीं था, वह विपरीत दिशा की तरफ देख रही थी, लेकिन उसके बैठने का तरीका ऐसा था जैसे सुहाग रात में दुल्हन अपने पति का इंतजार करती है। एक बार तो जगत को उसके इस रूप को देख करके झटका लगा। क्या कविता में परिवर्तन नहीं आया? क्या कविता आज भी वही पुरानी वाली वैश्या है जो इतने करीने से सज धज कर अपने ग्राहक का इंतजार कर रही है?
जगत को ये अच्छा न लगा, लेकिन उसे अभी बहुत कुछ समझना था। उसे ये भी जानना था कि उस दिन कविता ने जगत के साथ चलने के लिए स्पष्ट मना क्यों कर दिया था। अतः धीमे धीमे कदमों से वो कविता के एकदम पीछे पहुंच गया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अचानक से कविता अपनी खूबसूरत अदाओं के साथ पीछे को पलटेगी और बड़ी बेशर्मी के साथ जगत को अपनी बाहों में ले लेगी, क्योंकि यही उसकी नियति थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जगत जब उसके पीछे खड़ा था, उसके कानों को सिसकियों की आवाज महसूस हुई। जगत सोच में पड़ गया, ये कौन रो रहा है? वहां और तो कोई था नहीं उसके और कविता के सिवाय। तो स्पष्ट था कि सिसकियां कविता की ही थीं। उसने हौले से कविता के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन कविता ने पीछे मुड़कर ना देखा। उसने अपना दूसरा हाथ भी उसके कंधे पर रख दिया। सिसकियों में तेजी आ गई थी। ऐसा लग रहा था अब कविता रो देगी। जगत के आश्चर्य का ठिकाना ना था। उसने अपने हाथों से उसके कंधे को हिलाया और उसके मुंह से अनायास निकला, कविता। जानी पहचानी सी आवाज सुनते ही कविता यकायक पीछे को मुड़ गई। जगत ने महसूस किया कविता की आंखों में सूखे हुए आंसू थे। यानी कविता उस वक्त ही नहीं, बल्कि न जाने कितने समय से रो रही थी। कविता ने जगत के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि उसे जगत की आवाज जानी पहचानी लगी थी और इसी भ्रम में वह पीछे की ओर पलटी भी थी। लेकिन सामने जगत को न देखकर उसने अपना चेहरा एक बार फिर से पीछे कर लिया। वह मन ही मन सोच रही थी, ये आवाज तो जानी पहचानी थी, लेकिन शायद उसका भ्रम था। एक बार फिर से जगत ने उसे आवाज दी, कविता, क्या मुझे नहीं पहचाना? जगत उसकी हालत देख करके ये तो अच्छी तरह से समझ गया था कि यह पहली वाली कविता वैश्या नहीं है। उसके सामने एक मजबूर, लाचार और सताई गई कविता ही है। और इस बात ने उसके दिल को काफी सुकून भी दिया था कि कविता अब पूरी तरह से बदली हुई है। एक बार फिर से कविता पलटी, लेकिन सामने जगत नहीं था। अब जगत की बारी थी। उसने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मैं ही तुम्हारा जगत हूँ और भेष बदल के तुमसे मिलने आया हूँ। कहते ही उसने अपनी नकली मूछें निकालकर एक तरफ को रख दी। तूफान की तेजी के साथ कविता एकाएक जगत से अब चिपक गई। उसका कसाव बता रहा था कि कितनी बेसब्री से उसे जगत का इंतजार था। आज एक बार फिर जगत और कविता एक दूसरे की बाहों में थे। कविता को विश्वास नहीं हो रहा था कि जगत एक बार फिर उसके पास लौट कर आया है। उसकी नाँ ने उस दिन जगत का दिल तोड़ दिया होगा, यही सोच थी उसकी। स्वाभाविक भी था, क्योंकि उसका बचपन का प्यार अपनी पूरी ताकत के साथ उसे उस नर्क से निकालने के लिए आया था। और जब सब कुछ स्पष्ट हो गया था, सब कुछ नियंत्रण में था, उस वक्त कविता ने जगत को मना कर दिया। कोई भी होता, उसके दिल को चोट लगना स्वाभाविक थी, लेकिन ये जगत था, उसके बचपन का प्रेमी, उसे चाहने वाला, उसके प्रति समर्पित। इसको तो आना ही था। लेकिन कविता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी एक बार फिर उसकी मुलाकात जगत से होगी। जगत ने अब अपने मन की बात रख दी। कविता, उस दिन तुमने मना क्यों किया? मैं जानना चाहता हूँ। तुम मुझसे प्रेम करती हो और मेरे साथ अपना घर बसाना चाहती हो, तो फिर उस दिन क्यों? बात सुनते ही कविता की आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। क्या बताऊं जगत, मेरी हाँ तुम्हारे लिए घातक हो सकती थी, क्योंकि उस वक्त किसी की निगाहें ठीक तुम्हारे ऊपर थीं, और सिर्फ निगाहें ही नहीं, उनकी बंदूक का निशाना भी तुम्हारी छाती पर था। मुझे क्या मिलता अगर एक गोली भी चल जाती और तुम्हारे सीने को छलनी कर देती? उसके बाद क्या होता? माना पुलिस थी, कुछ देर थोड़ा भागम भाग होती, 2-4 लोग गिरफ्तार भी होते, हाहाकार मचता, लेकिन उसका परिणाम क्या होता? क्या तुम मुझे मिल जाते? शायद नहीं। और जगत, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, आज से नहीं, बचपन से। तुम्हारे शरीर पर एक भी घाव नहीं देख सकती, खून का एक कतरा भी नहीं, तो फिर कैसे तुमको खून से सना देख लेती? मेरा मन अंदर से मुझे बार बार बेचैन कर रहा था कि हाँ कर दूं, मैं चिल्लाते हुए कह दूं, हाँ मैं जगत से प्रेम करती हूँ और उसके साथ जीवन बसाना चाहती हूँ। लेकिन मेरी निगाहों ने अचानक वह सब कुछ देख लिया था जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। इसीलिए चाहते हुए भी मुझे अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा। मेरे बोल जो हाँ कहना चाहते थे वह ना में तब्दील हो गए। तुम सोच सकते हो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। एक नया सवेरा मेरा इंतजार कर रहा था और मैं उस मनहूस रात को ही अपना हमसफर बनाने पर तुली हुई थी। तुमने सार्थक प्रयास किए
अपनी औकात से आगे बढ़कर। मुझे पता था तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस भी आओगे, लेकिन मेरा विश्वास कहीं ना कहीं मुझसे कह रहा था, नहीं, मेरा जगत आएगा, जरूर आएगा। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ उस दिन के लिए। कहते हुए कविता एक बार फिर से जगत से चिपक गई। जगत ने बड़े प्रेम से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो शायद यही करता। तुमने जो कुछ किया वह एक सच्चा प्रेमी ही कर सकता है। मेरे मन में बहुत कुछ था, लेकिन अब नहीं। मुझे गर्व है तुम पर। कहते हुए जगत ने भी कविता को अपने सीने से लगा लिया। जगत बड़े प्रेम के साथ कविता के चेहरे को पढ़ रहा था, अपने हाथों से उसके चेहरे पर प्रेम की मलहम लगा रहा था। एक बार फिर से दोनों का प्यार जवा हो चुका था। हालांकि उन दोनों का दायरा सीमित था। एक दूसरे की तकलीफ, दुख एवं एक दूसरे के हसीन पल साझा करने में उन दोनों को कब सुबह हो गई पता न चला। अब जाना तो था ही, लेकिन बिछड़ने की कशिश अब दोनों के चेहरों पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब वे दोनों अब और बिछड़ना नहीं चाहते थे। इन्हीं पलों के बीच कविता ने जगत से पूछ ही लिया, क्या सोचा है? क्या ऐसे ही मिलने के लिए आते रहोगे या फिर कुछ और? कुछ और, जगत ने बेबाकी से कहा। क्या कुछ और? कविता ने पुनः पूछा। पता नहीं, एक विचित्र सा जवाब था जगत का। तुम मुझसे मिलने आते रहोगे, मुझे इतना ही चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कीचड़ में हूँ या बाहर। मुझे तो तुम्हारा सानिध्य चाहिए, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? और फिर जो मुझ पर दाग लगे हैं, जिस जिंदगी में मैं सनी हूँ, यहाँ रही तो ये दाग और भी गहरे होते जाएंगे। और एक समय ऐसा भी आ सकता है, शायद तुम्हें भी इन दागों से घृणा होने लगे। नहीं कविता, ऐसा कभी नहीं होगा। जगत ने कविता के होठों पर उंगली रख दी। फिर तुम क्या करोगे? कुछ हटके। कहते ही जगत उठकर उस कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे पर पहुंचा ही था कि पीछे से दौड़ करके कविता ने उसे एक बार फिर से सीने से लगा लिया। जगत, जो कुछ भी सोचना है जल्दी सोचना, अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती है, यहाँ मुझे घुटन होती है। अचानक से जगत पलटा। उसने अपनी जेब में रखी तेजाब की छोटी सी बोतल खोलकर उसके चेहरे पर उलट दी। चेहरे पर तेजाब की कुछ बूंदें पड़ते ही कविता तिलमिला उठी। उसे असीम दर्द होने लगा, छटपटाने लगी थी वो। लेकिन जगत, वो एक पल को भी वहां ना रुका। तेजी के साथ उसने उस बदनाम गली को फौरन ही छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में उस कोठे में अफरा तफरी मच गई। सबने कविता को घेर लिया और उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। लज्जो बाई कुछ ज्यादा ही परेशान थी, क्योंकि इस गली की शान कविता ही तो थी। जितने भी ग्राहक यहाँ चक्कर लगाते थे, उनमें एक बहुत बड़ा प्रतिशत कविता की खूबसूरती का दीवाना था। और आज सब कुछ खत्म होने वाला था। चेहरे की चाहत में लोग यहाँ खिंचे चले आते थे। वो चेहरा अब दिखाने योग्य भी न था। अब ग्राहकों की भीड़ का क्या होगा, सोच सोच कर लज्जो बाई तिलमिला उठी थी। उधर हॉस्पिटल में कविता का इलाज चल रहा था। लज्जो बाई जानना चाहती थी कि किसने उसका ये हाल किया, लेकिन पूछना बेकार ही था, क्योंकि ये तो एक बाजार था। बाजार में लोग सामान खरीदने आते हैं और चले जाते हैं। कोई अपना नाम, पता, फोन नंबर देकर थोड़ी ही जाता है, और जो कोई बताता भी है वो गलती बताता है। तो ऐसे में किसने किया, क्यों किया, पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं था। इस वक्त लज्जोबाई सिर्फ और सिर्फ कविता का इलाज कराने में लगी थी। उसने डॉक्टर से स्पष्ट पूछ लिया था कि क्या कविता के चेहरे से धब्बे मिट सकते हैं। डॉक्टर ने भी स्पष्ट जवाब दिया। हालांकि तेजाब की मात्रा बहुत कम है, उनके चेहरे को बहुत ज्यादा क्षति भी नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी 2-4 स्पॉट तो रह ही जाएंगे। और जो खूबसूरती आप चाह रही हैं, वह तो अब दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं लौटा सकता। लज्जोबाई का सपना टूट गया। वो उदास थी। अब कोई भी उम्मीद बाकी ना थी। अस्पताल के चक्कर लगाना अब बेकार ही था। उसने हॉस्पिटल का पूरा खर्चा जमा किया और अपने सारे गुर्गों के साथ वापस अपनी गली में चली आई। यानी उसे अब कविता की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस गली को खूबसूरत चेहरों की आवश्यकता थी, न कि कविता जैसे दागे चेहरे की। आज कविता को करीब 1 महीना हॉस्पिटल में हो गया था। अब कविता को कोई भी देखने के लिए नहीं आता था। अस्पताल को अपना पूरा पैसा मिल चुका था। वह भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगा था। कविता के लिए उस दिन अचानक दरवाजे पर कोई अनजान शख्स प्रकट हुआ, जो कविता से मिलना चाहता था। नर्स ने इशारा किया, कमरा नंबर बता दिया। वह शख्स अपने धीमे कदमों के साथ कविता के कमरे में पहुंच गया और उसके सामने बैठ गया। कविता का मुंह दूसरी तरफ था।
उसने अपना हाथ कविता की पीठ पर सर रख दिया। एक जाने पहचाने स्पर्श को महसूस कर कविता एकदम से पलटी और यकायक उस शख्स से चिपट गई। उस शख्स ने भी कविता को अपने सीने से लगा लिया। ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ? उस शख्स ने पूछा। दर्द हुआ, लेकिन जो दर्द मैंने जिंदगी में सहे हैं उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं था। मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने का, क्योंकि मैं देख चुका था लज्जो बाई के नाम का ग्रहण तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से लग चुका था। मैं लाख कोशिश करता, पुलिस का सहारा भी लेता, कानून का सहारा लेता, लज्जो बाई तुम्हें एक बार मेरे हवाले कर तो देती, लेकिन बिल्ली के मुंह से छीना गया टुकड़ा पाने के लिए वो एक बार तो प्रयास करती ही, और फिर उसके पास जितनी पॉलिटिकल पावर है, जितनी पैसों की ताकत है, वह तुम्हें हमें चैन से जीने नहीं देती। मैं समझती हूँ, कविता ने सिसकते हुए कहा। तुम्हारी खूबसूरती ही तुम्हारा अभिशाप बन रही थी और मेरे तुम्हारे मिलन का रोड़ा। आज भी और आगे भी वही खूबसूरती हमारे प्रेम में बाधक बनती। माना आज तुम्हारे पास खूबसूरत चेहरा नहीं है, लेकिन एक खूबसूरत दिल तो है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था और आज भी है। मेरे मन में तो बचपन से तुम सदा बसी हो। इस चेहरे की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है, मेरे लिए कीमती तुम हो, तुम्हारा सानिध्य है, तुम्हारी चाहत है। कहते हुए जगत ने कविता को अपनी बाहों में भर लिया। तुम यहाँ से अब सीधे मेरे साथ चलोगी। हम ये शहर छोड़ देंगे और एक नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहाँ हमें किसी का कोई डर नहीं होगा, न ही समाज का, न ही लज्जोबाई जैसे राक्षसों का। वहाँ होगा तो सिर्फ एक प्रेम से सजा हुआ एक आंगन, तुम्हारा और मेरा। कविता रोमांचित हो उठी। उसने जगत को और तेजी से कस लिया और उसके मुंह से अनायास निकला। मुझे नहीं पता था जगत, तुम्हारा दिया हुआ एक छोटा सा दर्द मुझे जीवन भर के दर्दों से मुक्ति दे देगा। जगत, वाकई तुम अनमोल हो, तुम्हारा प्रेम पवित्र है, तुम्हारा दिल बेहद मासूम है, बिल्कुल अनछुआ। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।